इंडिया की #1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। किशनगंज का राजनीतिक समीकरण भी आप लोगों की अपनी जगह का राजनीतिक समीकरण यहां रख रहा हूं, जरा वो भी देख लीजिए। हिंदू यहां 31% है, 31%, मुसलमान 68% और अन्य है 1%। सीमांचल में अगर आप देखें तो सीमांचल की सभी सीटें अगर आप इसमें गिनना चाहते हैं तो 4 जिलों में यहां 24 विधानसभा सीटें हैं। किशनगंज में 68%, अररिया में 43, कटिहार में 45 और पूर्णिया में 39% मुस्लिम मतदाता हैं। अब जरा यहां आ जाइए, 2020 में किशनगंज में जीत हार का समीकरण क्या रहा था। किशनगंज में कांग्रेस जीती, भारतीय जनता पार्टी से सीट जीती 1381 के मार्जिन से। ठाकुरगंज आरजेडी जीती, यहां मार्जिन रहा 23,887 का। कोचा धामन एआईएमआईएम जीता 36,143 से। बहादुरगंज एआईएमआईएम जीता 45,215 से। 36,000 और 45,000 बताते हैं कि पतंग को लेकर उम्मीदें लोगों ने बहुत बांधी थीं, लेकिन बाद में जब वो आरजेडी की ही तरफ चले गए तो इनका यह कहना कि असल में आरजेडी ने तो मुसलमानों का भला नहीं किया। आपके टिकट पर भी जो लोग चुनकर आ रहे हैं वो आखिरकार जब आरजेडी में ही चले जाएंगे, तो आपका यह कहना कि इस बार तो कसम खाई है हमने कि हमारा कोई कैंडिडेट उधर नहीं जाएगा, ये कितना आश्वस्त कर पाएगा लोगों को नसीम जी? बिल्कुल बिल्कुल सर, आश्वस्त करेंगे। इस बार सर एक ही नारा है बिहार में, हम हिस्सेदारी सरकार में लेंगे और कोई भी सरकार जो बनेगा तो मजबूर होना पड़ेगा एमआईएम का हेल्प लेने के लिए, मदद लेने के लिए। हम सरकार के भागीदारी बनेंगे, हम दरी नहीं बिछाएंगे, हम सरकार के हिस्सेदारी बनेंगे। फिर से दरी, हिस्सेदारी चाहिए। सवाल सुनिए। मेरा सवाल बीजेपी से, मैं सर बोल रहा हूँ कि जिस पप्पू को पप्पू बोल रहा था, आज देखिए वो पप्पू पूरा वोट चोरी का पर्दाफाश कर दिया। वही पप्पू आज देखिए क्या कर दिया। वो पप्पू के चलते पूरा बीजेपी पागल है। इसका जवाब दे पाएंगे? पूरा वोट चोरी का पर्दा। आपको वैसे एक चीज ये भी देखना चाहिए कि वोटर अधिकार यात्रा को लेकर उन्होंने जो माहौल बनाया था, 2 सितंबर को वो चले गए थे। अचानक उनको लगा जैसे वोटर अधिकार यात्रा वाला मुद्दा लगता है फुस होता जा रहा है, और उसके बाद 50 दिन नहीं दिखे वो। ये भी देखा आपने? और लोग कह रहे हैं कि एक बार चुनाव हो जाएगा फिर नहीं दिखेंगे बिहार में। सर पूरा प्रूफ हो गया सर, चुनाव आयोग भी बोल दिया है सर, चुनाव आयोग भी बोल दिया है सर, चुनाव आयोग। सर मेरा सवाल है महागठबंधन से कि तेजस्वी के अलावा और कोई नेता है या नहीं है महागठबंधन में? तेजस्वी के अलावा कोई और नेता है कि नहीं है? इसका जवाब नहीं अगला। नेपोटिज्म क्यों? नेपोटिज्म नहीं चाहिए सर। और भी है ना सर, परिवार क्यों? और भी कोई है कि नहीं आरजेडी में? दो सवाल का जवाब आप ले लीजिए। तेजस्वी जी अगला परिवारवाद की बात कर रहे हैं, सम्राट चौधरी। इस बार महागठबंधन की सरकार परिवारवाद, तो यहाँ परिवारवाद, इसलिए परिवारवाद नहीं चलेगा। यहाँ से सिर्फ नेता को हम हिस्सेदारी में हैं। हमको तो बिहार बचाओ, बिहार बचाओ। अच्छा ये एक बात और समझनी है कि एआईएमआईएम जी प्रशांत किशोर को लेकर सॉफ्ट दिखाई देता है जी। क्या चुनाव के बाद प्रशांत किशोर के हाथ मिलाने की कोई योजना है क्या? जी नहीं सर, सेकुलर पार्टी से जरूर हाथ मिलाएगा, सेकुलर में जो भी रहेंगे, लेकिन ये गठबंधन जो है ये ठगबंधन को बोलिए कि मुसलमान अब बिहार में इनके सामने पत्रकार महोदय राहुल जी, ठीक है आप समझने की कोशिश कीजिए, आप जवाब लीजिए, आप ऐसे निकल नहीं सकते। नहीं। ये परिवारवाद की बात करते हैं, ये भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने पूछा ना कि तेजस्वी के अलावा कोई नेता नहीं है क्या? सम्राट चौधरी कौन है? अशोक चौधरी कौन है? आप विजय चौधरी कौन है? नितिन नवीन कौन है? जयंत राज कौन है? इसका जवाब दे। सुनील कुमार कौन है? और ये मंत्रियों के नाम लेते जा रहे हैं और कौन है? सारी पार्टी सारी वादे कर रहे हैं। अरे रेहान भाई सवाल लीजिएगा। हाँ सारी पार्टी सारे वादे कर रहे हैं, लेकिन हमारे एजुकेशन के लिए कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है, ना कोई वादे किए जा रहे हैं, ना कोई नहीं। कहाँ दिक्कत क्या है? दिक्कत कहाँ है? एजुकेशन के लिए कोई भी एमयू सेंटर में पैसा नहीं दे रहा है। सर मेरा नाम मजदूर रहमान हुआ, सारा पार्टी किसान में बिहार में सबसे पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट है किसान मेरा। यहाँ विकास के बारे में कोई नहीं बात करता, सब जात पात। दरी नहीं बिछाना सर, बहुत दरी बिछा लिए, अब दरी नहीं बिछाना, अब पतंग उड़ाना है, अब सिर्फ पतंग उड़ाना है। मैं आरजेडी से सवाल पूछना चाहता हूँ। ये लोग कहते हैं कि एमआईएम वाले जो है बीजेपी से मिले हुए हैं, तो मेरा सवाल ये है कि तेजस्वी यादव जो है वो असदुद्दीन अवैसी को आतंकवादी और एक्सट्रीमिस्ट क्यों बोले हैं? ये मेरा सवाल है। यही तो लोगों उन्होंने ऐसा ये पूछा। हाँ बात बोलना चाह रहे हैं एमआईएम के साथियों से
कि वो पहले कांग्रेस में थे तो कसम खाए थे कांग्रेस में भी, तो फिर कांग्रेस से इमाम में आए तो कसम क्यों खाए फिर? ये लोकतंत्र में जमहूरियत क्या कहीं हर भी बार जाने ये का? नहीं ये एक लोकतंत्र में सेकंड पहले जवाब देने दीजिए। हाँ, अब ये इधर से तो आवाज आ रही है कि अब पतंग उड़ेगी, दरी बहुत हो गया, लेकिन इधर से कहा जा रहा है आपका कोई एतबार नहीं है आपके चुने हुए लोगों का। किस पर? चुने हुए लोगों का, AIMIM पर चुने हुए लोगों का एतबार नहीं है, वो निकल लेते हैं दूसरी जगह। ये बार बार कही जा रही है बात। कहीं नहीं जाने वाले सर, इस बार कहीं नहीं जाने वाला है। सिर्फ ईमानदारी से MIM में ही रहेंगे, MIM में ही रहेंगे सर सब लोग, कहीं नहीं जाने वाला है। अच्छा, इनका भी लीजिए। बोलिए। मैं नसीम भाई को एक बात बोलना चाहता हूँ, एक भिखारी दूसरे भिखारी को हमदर्द दे सकता है, आहार दे सकता है, लेकिन भीख नहीं दे सकता। अरे कौन भिखारी है? वो दरी बिछाने का काम क्यों किया? वो क्यों किया उसके बाद भीख मांगने के लिए? वो तो खुद वोट का वो दरकार है ना, भी तो वोट का भी दरकार है ना, ये कोई किया? अरे मैं निजाम भाई को बता दूं, जाने वालों की भी गलती है। हाँ, मेरा सवाल आपसे है कि यहाँ पे सबका फोटो है, असद साहब का फोटो क्यों नहीं है? असद साहब इनसे गठबंधन करने गए थे, इनसे गठबंधन करने गए थे। हमको लगा इसमें काम चल जाएगा, उनके फोटो लगा के, उनकी फोटो लगा के काम चल जाएगा, लेकिन फिर आपका गठबंधन ही नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि असद साहब की फोटो क्यों नहीं लगाई? हमने कहा हमको लगा गठबंधन हो जाएगा। हाँ, बात कही। हम पूछना चाहते हैं चारों आदमी से, हम लोगों का भी घर में, सुनिए, हम लोग का घर में बाल बच्चा है, हम चारों से पूछना चाहते हैं। हम लोग दिल्ली पंजाब खाए जाते हैं, हम लोग को यहाँ फैक्ट्री चाहिए। चारों को पूछिए कौन देगा फैक्ट्री? दिल्ली पंजाब में काम जाके क्यों करें, यहाँ फैक्ट्री कौन लगाएगा? इसको लेकर क्लियर कट रोड मैप किसके पास है? पहले एक सेकंड, बहुत देर से बुलंद साहब नहीं बोले, उनके पास जाने दीजिए। एक सेकंड। ये रोड मैप तैयार है 2025 से 2030, सिर्फ काम होगा इंडस्ट्रीज पर, और कोई भी पलायन के लिए बाहर नहीं जाएगा, सबको यहाँ जॉब मिलेगा। और एक बच्चा बोल रहा था कि टीचरों पर क्यों डंडा बरसाया, इस बच्चे को क्या मालूम 2005 से पहले क्या स्थिति थी मास्टरों की, शिक्षा की, और 2005 अगला सवाल 2005 के बाद पक्ष और विपक्ष दोनों से है कि पत्रकार महोदय, सवाल है मेरा पक्ष और विपक्ष दोनों से सवाल है कि 5 किलो अनाज जो हम लोगों को मिलता है, हम लोग DLED BEd, जल्दी बात कहिए। हम लोग जो पढ़े लिखे हैं 5 किलो अनाज के लिए किए हैं, पक्ष से 5 किलो अनाज में कर दीजिएगा साहब, और सोचेगा हमारी जिम्मेदारी में। हाँ, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। ये मेरा सवाल RJD वाले से है, जो दे रहे मैं उनसे कहूंगा कि नजर मिलते ही आप नजरें झुकाते हैं, और जब आपसे मांगा जाता है तो शर्माते हैं। बिहार की जनता ने तो मन बना लिया है, NDA की प्रचंड जीत होगी। क्या 14 तारीख को आप फिर से EVM और इलेक्शन कमीशन का बहाना तो नहीं बनाएंगे? EVM इलेक्शन कमीशन का बहाना तो नहीं बनेगा 14 को। हम लोग जवाब देते हैं। हाँ। बिंदुवार हम बात करेंगे, हम लोग बात इधर उधर की नहीं करेंगे, बात बिहार के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन की बात करेंगे। आज बिहार की, हमारे भाजपा के साथी बता रहे थे कि शिक्षा की बात, MU की बात कर रहे थे। आज बिहार के टॉप 200 न कॉलेज न यूनिवर्सिटी एक भी बिहार का नहीं आता है। आज ग्रामीण क्षेत्र का 83% युवा बेरोजगार है। इसका मेरा सवाल ये है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव जी जो बोले हैं कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो 2 करोड़ रोजगार में उनको, उनके जो पार्टी के नेता हैं जिनको अभी डिप्टी CM बनाने के घोषित किए हैं, उनको ये नहीं पता कि बिहार में कितना घर है, कितना क्या है, कितना फैमिली है। 2 करोड़ 75 लाख घर है यहाँ पे बिहार में, उनमें 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़। अच्छा है, हम ये कहते हैं RJD और BJP से इन दोनों में लंबा फेंकने का कंपटीशन चल रहा है क्या? 55 मंत्रालय है, सेंट्रल में 30,50,000 जॉब है, और RJD के तेजस्वी यादव कहते हैं कि 2 करोड़ 75 लाख नौकरी देंगे बाप का घर। ये देखिए, ये है जागरूक जनता। जागरूक जनता एक एक बात को बहुत माइन्यूटली देखती है और बहुत इसका बिंदुवार जवाब आपको मिलेगा। और आप ये जान लीजिए, ब्लूप्रिंट के साथ हमारे नेता आकर के आवाम को बताने का काम अपनी करेंगे। बात सामने रखी, नेताजी लोगों ने मन से जवाब दिया, यहाँ तो जवाब दिया, लेकिन जनता के मन का काम किसने किया, अड़ी में कल बताएगा पूर्णिया। आज किशनगंज से इतना ही, आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।